मैं सबसे पहले न्यूज़ फैक्ट को सम्मान करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बातों को, अपने विश्वविद्यालय की बातों को और छात्र हित में हो रहे तमाम गतिविधियों को आपके माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचेगी। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूँगा कि अभी तक जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है वो उसमें छात्र केंद्रित नहीं था। अभी जो CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है तो इसमें बच्चों की रुचि रहेगी। वे रुचि के अनुसार कुछ विषयों को वो चुन सकेंगे। जो पठन पाठन में पाठ्यक्रम शामिल है उसके अतिरिक्त भी अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें कोई पाबंदी नहीं होगी। वे उनके परीक्षा परिणाम में शामिल नहीं होंगे किंतु वे उसके लिए पढ़ सकेंगे। तो अगर कोई संस्कृत के छात्र अगर चाहेंगे कि हम उर्दू के गज़लों में भी अपने बैठ रखें, कुछ जानकारी लें, तो वे कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट को चुन सकेंगे। ये उनकी रुचि है। साथ ही साथ उसमें स्किल जो उद्यमिता विकास की बात है वो क्षेत्र पे आधारित होगा। उसके सिलेबस भी हमारे विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। क्योंकि ये 2 साल के कोर्स होते हैं, सत्र विलम्ब से चल रहा है और ये पठन पाठन में छात्रों की रुचि को बनाए रखने के लिए उनकी निरंतरता, ये लगातार पठन पाठन से जुड़े रहें, इसको देखने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। आज भी भारत के हजारों विश्वविद्यालयों में JNU 1 नंबर पर है। वो इसलिए 1 नंबर पर है कि वहाँ ये व्यवस्था विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही 69 में विश्वविद्यालय बना। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने वर्षों तक ये पाठ्यक्रम वहाँ संचालित है। यही वजह है कि वो विश्वविद्यालय उन तमाम उथल पुथल के बावजूद भी अपनी छवि को बनाए हुए और अपनी जो 1 नंबर की जो पोजीशन वो बनाए। सर, आप हमेशा अपने संबोधन में आह और वाह 2 शब्दों का जिक्र करते हैं और बड़ा ही शायराना अंदाज में और बहुत ही दार्शनिक ढंग से उनकी प्रस्तुति की जाती है और दार्शनिक अर्थ निकलता है। तो सर, ये जो विश्वविद्यालय है, इस कैंपस है, इस कैंपस में भी एक आह समाई है और इतनी ज़्यादा ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज को गया, कुछ मेडिकल कॉलेज को गया, आगे में कुछ अतिक्रमण भी हो रहा है सर, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस ज़मीन का सदुपयोग, और सबसे बड़ा कैंपस है इस विश्वविद्यालय के पास, सबसे ज़्यादा ज़मीन, तो यहाँ क्या टाउनशिप डेवलप करने का या कॉलोनी सिस्टम लागू कर डेवलप करने का ऐसी कोई मतलब योजना बनी है क्या विश्वविद्यालय? बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए हैं। विश्वविद्यालय की विशालता ही इसकी समस्या है। ह्यूजनेस इज ए प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम में चैलेंज के रूप में ले रहे हैं, चुनौती के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है। और हमारे जो अधिकारी हैं उसमें माननीय सचिव महोदय, साथ ही साथ हमारे इंजीनियर, हम लोग मिल के अभी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि इसमें प्रोफेसर्स के क्वार्टर और भी अन्य अधिकारियों के क्वार्टर अगर बनेंगे तो कैंपस वाइब्रेंट होगा। क्योंकि आपने जो बातें कही कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तो ये कभी सोच बनती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो वो एक परिक्षेत्र में हो तो एजुकेशन हब के रूप में अब वो डेवलप करें। शायद इन्हीं सोच के तहत जो 2 बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जिनके पास ज़्यादा जमीन है, एक BN मंडल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सरकार ने प्रेरित किया यूनिवर्सिटी को देना। उसी तरह से यहाँ भी हम समझते हैं उनके कुलपति महोदय और यहाँ के शासी निकाय सिंडिकेट में सरकार के उस आग्रह को स्वीकार किया होगा। और हालांकि इन्होंने ज़मीन जो दी है अपने पीछे की ज़मीन दी है, तो इसलिए हम समझते हैं कि जो हो चुका वो तो हो चुका, वो भी शिक्षा के केंद्र के ही रूप में उभर रहे हैं। तो हम लोग इसमें तालमेल कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम लोग उसको कोशिश करेंगे। रही बात जहाँ तक कि हम चाहें तो हम अपनी कोऑपरेटिव भी डेवलप कर सकते हैं।
और प्रोफेसर्स की कोऑपरेटिव डेवलप करके मकान बना करके वो हम लोग यहाँ उसको विकास कर सकते हैं। उसके और भी हम लोग जो है प्रयासरत हैं। साथ ही साथ यह विश्वविद्यालय बहुत धनी है। धनी इस मामले में है कि 3 जिले, तकरीबन 2 दर्जन विधायक, आधे दर्जन पार्षद, 2 सांसद, 3 जिला परिषद, 3 महापौर, ये लगभग हो सकता है कि संख्या में कुछ 4 सांसद, तो 4 सांसद, तो ये इतना बड़ा प्रक्षेत्र है और इन सबों के सहयोग से तो हम समझते हैं कि हम लोग तमाम चीज़ें जिस ओर आपका इशारा है वो हम लोग उसको हासिल करेंगे। रही बात अतिक्रमण की, तो इतना बड़ा प्लॉट जो एक्वायर किया गया था तो उसमें खाता खसरा रकबा तो कुछ का जो या तो जानबूझ के छोड़ दिया गया या कुछ कारणों से छोड़ दिया, जिसके तहत कुछ लोग जो कहते हैं कि जमीन हमारे नाम से विश्वविद्यालय बनेगा, उसके अधिग्रहण के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय है। और मेरे ज्वाइन करने के तुरंत बाद इस संबंध में हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट था वो DCLR साहब को सुपुर्द किया है। हम समझते हैं कि चुनाव उपरांत की प्रक्रिया पूरी होगी और विश्वविद्यालय को हम लोग अतिक्रमण मुक्त करेंगे। इसलिए मुक्त करेंगे कि विश्वविद्यालय दूसरे जगह नहीं ले जाया जा सकती। गाय भैंसें कहीं और चल सकती है, ये तो पढ़ने पढ़ाने की जगह है, ये गाय चराने की जगह नहीं है। तो ये हम लोग भरसक कोशिश करेंगे जो हमारे परिक्षेत्र के नज़दीक परिधि पर जो हमारे गांव हैं, उस गांव के लोगों की, वहाँ के पंचायती राज व्यवस्था के जो हमारे साथी हैं उनकी भी हम बैठक बनाएंगे। हम लोगों ने सूची बनाने के लिए कहा है कि उस कितने ग्राम पंचायत हैं, कौन कौन मुखिया जी हैं, कौन सरपंच है, कितने वार्ड पार्षद हैं, ताकि जो ग्रामीणों की जो समस्या है उसमें विश्वविद्यालय कुछ सहयोगात्मक भूमिका निभा सकती है, निभा सकती है, ताकि ये विश्वविद्यालय परिसर शौच के केंद्र में डेवलप नहीं कर सकता, जो अभी ये समस्या है जिसे मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का बहुत ही आदर करता हूँ कि आपने हमें जग जोड़ा है और आपके माध्यम से हम समझते हैं कि तमाम चीज़ें जनता तक जाएगी और क्षेत्र के लोगों को जोड़ के छठ के बाद इन तमाम चीज़ों में लग जाएगी। इसमें सर ये जो डेवलप किया जा रहा है या जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे प्रोफेसर्स के मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको कि तो सबसे पहले तो होते हैं अधिकारी, जैसे कुलपति हुए, प्रति कुलपति हुए, कुल सचिव हुए, वित्त परामर्शी हुए, वित्त पदाधिकारी हुए, परीक्षा नियंत्रक हुए, CCDC हुए, DSW हुए, प्रॉक्टर हुए, ये सब करीब आधे दर्जन से ज़्यादा ऑफिसर होते हैं। तो इन ऑफिसर अगर ये तमाम ऑफिसर अगर एक साथ रहेंगे तो देर रात तक काम कर सकते हैं, आने जाने की समस्या से भी वो निजात पा लेंगे, विश्वविद्यालय का खर्च भी घटेगा, उनका व्यक्तिगत खर्च भी और परेशानी भी घटेगी। तो ये तमाम चीज़ें हम समझते हैं 30 साल में हो जाना चाहिए। 30 साल का अर्सा कम नहीं होता है, लेकिन अफसोस है कि जो नहीं हो सका तो उस पर हम मलाल करने से तो कुछ होगा नहीं। हमें नई लकीर खींचनी है और नए रास्ते बनाने हैं और उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और हम भरसक कोशिश करेंगे कि इसको राज्य क्षितिज पे तो पहले लाएं, फिर उसके बाद राष्ट्र क्षितिज के लिए हम प्रयास करें। सर बस आपसे एक चीज़ चाहेंगे, हमारे जो देश दुनिया में तमाम मिलियन व्यूअर्स हैं, उन व्यूअर्स को आप अपने शैली में आह और वाह जो जीवन का मंत्र वो कैसे व्यक्त करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि मानव योनि जो है वो सर्वोपरि है। क्योंकि मैं जंतु विज्ञान का एक प्रोफेसर हूँ, मैं उसमें पढ़ाता हूँ कि वानर, वनमानुष और मानुष ये प्राणियों में सर्वोपरि है और तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो जहाँ तक मानव का सवाल है, इसमें विवेक है, बुद्धि है, तो इस विवेक और बुद्धि का सदुपयोग करें और इस विवेक और बुद्धि से आह न लें, क्योंकि आह खाली नहीं जाती, वो व्यर्थ नहीं जाती, जिसको हम लोग बद्दुआ कहते हैं। तो जब आह निकलेगी तो बद्दुआ निकलेगी, तो बद्दुआ निकलेगी तो बेकार नहीं जाएगी। इसलिए बेवजह किसी पर जुल्म ना हो, बेवजह कोई प्रताड़ित ना हो, बेवजह कोई जो है जुल्म के शिकार ना हो। मेरे अधिकारियों के पास जाने अनजाने कोई को अनजाने में हो जाती है। इसलिए मैं अपने तमाम अधिकारी और कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि आप हमेशा वाह लें, आह ना लें।
इसलिए कि हम लोग तो रामचरितमानस के तुलसीदास की वो चौपाई बराबर दोहराते हैं कि तुलसी आह गरीब की कबहू न निष्फल जाए, मरे बैल के चाम से लौ भस्म हो जाए। तो जब मरे हुए मवेशी के खाल से लोहा गल सकता है, तुलसीदास जी 300-400 साल पहले इस चौपाई में लिख के गए। कहते हैं जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो कभी तो वहाँ तक जाता है जहाँ रवि नहीं जा पाता, जहाँ सूर्य नहीं जा पाता। तो वो तो युग दृष्टा होते हैं, मानव के वो मस्तिष्क को पढ़ते हैं, समाज की विचारधारा को दिशा देते हैं। तो तुलसीदास जी जब 400 साल पहले ये कह सकते हैं कि इस मरे मवेशी के खाल से लोहा गल सकता है, तो जिंदा अगर कोई व्यक्ति या कुछ अगर आह देगा तो उसका प्रकोप कितना भयंकर होगा, इससे बचने की जरूरत है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था कि इसका उपयोग हम जीवन में भी करें, अपने परिजन के साथ करें, अपने पड़ोसी के साथ करें, तो हम समझते हैं हमारा समाज सुसंस्कृत, सभ्य और शांतिपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।